Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 7 of class 6th civics, and the chapter's name is Urban Administration. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Urban Administration. So पिछले चैप्टर में we talked about rural administration. So हमने उसमें क्या पढ़ा था, रूरल एरिया के बारे में कि जो गांव वाला एरिया होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है, उसमें जो प्रशासन है वो किस तरह काम करता है. So इस चैप्टर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में. अब हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कि जो शहरी इलाके होते हैं, जो अर्बन एरिया होता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करता है, वहां पे चीजों की कैसे देखरेख की जाती है. अब हो सकता है सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो वो ये हो सकता है कि रूरल एंड अर्बन एरिया में डिफरेंस क्या है, इनके लिए अलग अलग चैप्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. अब वो क्या है, बेसिकली क्या होता है, अर्बन एरिया वो एरिया होता है, वो टाउन सिटीज होती हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक जगह पे रहते हैं. और वहीं जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती. अब डेंसिटी में हो सकता है आप लोग कई लोग कंफ्यूज हो रहे हो. डेंस मतलब जैसे ये चीजें एकदम पास पास हैं. ठीक है, तो ये वाला सर्कल क्या हो गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेंस हैं लोग. ठीक है, अब वहीं ये वाला एरिया क्या हो गया, यहाँ पे डेंसिटी इतनी नहीं है, देखो यहाँ दूर दूर है. ठीक है, तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि लोग एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहीं अर्बन एरिया में लोग थोड़ी खुले खुले जगह होती है, लोग कम लोग रहते हैं. ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि रूरल एरिया में लोग जो हैं वो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं. वहीं जो अर्बन एरिया होते हैं वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, वो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, उन सब में इन्वॉल्व होते हैं. और डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन एरियाज जो होते हैं वो रूरल एरियाज के मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, सो अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट. तो सिटी जो होती है वो एक गांव से काफी ज्यादा बड़ी होती है. ठीक है, और फैली हुई होती है. सिटी में एकदम क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बसेस, कार्स, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, और सिटीज में जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज हैं वो अच्छी होती हैं गांव के मुकाबले. और यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, तो उनका ट्रैफिक कंट्रोल के भी लिए सिस्टम लाना होगा. फिर हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं. आपने देखा होगा ना कि गांव से जो लोग हैं वो शहर में आते हैं इलाज वगैरह करवाने के लिए. क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे हॉस्पिटल वगैरह काफी ज्यादा अच्छे होते हैं. अब जैसे हमने रूरल एरिया में देखा था कि भाई वहां पे भी बिजली पानी की समस्या होती है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो वो किसके पास लेकर आते हैं, कौन लोगों की समस्याओं को सुनता है, ग्राम पंचायत. राइट, तो ग्राम पंचायत जो है वो उस एरिया के, अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बाकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, पुलिस के बारे में पढ़ा, हमने तहसीलदार के बारे में पढ़ा, पटवारी के बारे में पढ़ा. तो ये सब चीजें जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगी, वो वहां के प्रशासन को देखते हैं कि भाई क्या काम कैसे हो रहा है. अब अर्बन एरिया में भी तो ये सब होता होगा ना. अर्बन एरिया में भी तो ये जो जितने भी काम हो रहे हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल का काम हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का काम हो गया, इसे भी तो कोई ना कोई रन करता होगा, मैनेज करता होगा. तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अर्बन एरिया में ये सारे काम कौन करता है, अर्बन एरियाज में किस तरह डिसीजंस लिए जाते हैं और किस तरह प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड, कौन है ये जो काम करते हैं. ये जितने भी सारे काम हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह सुनना, डिसीजंस लेना, प्लान करना डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब काम जो है वो कौन लोग करते हैं. तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. राइट, सो इस चैप्टर को भी हम एज यूजुअल एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे. और स्टोरी किस चीज की है, इसमें कुछ बच्चे जो हैं, माला और उसके फ्रेंड हो गए शंकर, जहांगीर और रेहाना, जो है ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में. ठीक है, आप लोग भी खेलते होंगे. राइट, तो इसी तरह ये बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में. अब शंकर जो है वो बॉलिंग कर रहा था और रेहाना जो है वो बैटिंग कर रही थी. तो शंकर जो है उसने लगभग रेहाना को आउट ही कर दिया था, बट वो कर नहीं पाया. ठीक है, और रेहाना जो है वो अभी भी बैटिंग कर रही थी. अब शंकर जो है वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि रेहाना आउट ही नहीं हो रही यार. तो उसने क्या किया, उसने एक शॉर्ट बॉल दिया और उसने सोचा कि रेहाना जो है उसे धीरे से मारेगी और एक अच्छा सा कैच दे देगी वो. ठीक है, बट रेहाना ने क्या किया, उस बॉल को बहुत जोर से मारा, और इतनी जोर से मारा और इतनी ऊंची गई वो बॉल कि जो स्ट्रीट लाइट थी वही टूट गई. ठीक है, तो रेहाना बोलती है, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन, अरे देखो मैंने क्या कर दिया.
और शंकर फिर जो है, क्योंकि वो तो फ्रस्ट्रेट हो रखा था, उसको तो बस रेहाना को आउट करना था, तो वो जल्दी से कहता है कि अरे हाँ, हम एक रूल बनाना तो भूल ही गए कि जो भी स्ट्रीट लाइट को तोड़ेगा वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। तो वो इस तरह रेहाना को आउट करने के लिए बोलता है। अब शंकर को तो बस रेहाना को आउट करने की पड़ी थी, बट माला, जहांगीर और रेहाना जो थे, उन लोगों का ध्यान था सिर्फ स्ट्रीट लाइट की तरफ, जो उन लोगों से टूट गई, जो रेहाना ने तोड़ दी थी। वो लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये तो हमने तोड़ दी, अब ये ठीक कैसे होगी। अब वो लोग कह रहे थे कि शंकर, विकेट के बारे में सोचना छोड़ो, इसके बारे में सोचो कि ये क्या करेंगे अब इसका। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था, ये लोग तो हमेशा क्रिकेट खेलते ही रहते हैं गली में, तो पिछले हफ्ते उन लोगों ने निर्मला मौसी जो थी उनकी खिड़की तोड़ दी थी। अब उनकी खिड़की तोड़ दी थी, तो उसको ठीक करवाने के लिए इन लोगों को अपने पॉकेट मनी को सेव करके, पॉकेट मनी का जो पैसा था उसको यूज करना पड़ा निर्मला मौसी की खिड़की को ठीक करवाने के लिए। अब ये लोग ये सोचने लग गए कि अब स्ट्रीट लाइट टूट गई तो क्या हम लोगों को फिर से पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। अब पैसे तो हम जमा कर लें, बट वो देंगे किसको। अब निर्मला आंटी की खिड़की टूटी थी तो निर्मला आंटी को पैसे दे दिए थे। अब ये स्ट्रीट लाइट जो टूटी है, हम पैसे भी जमा कर लेंगे, पर पैसे जमा करके देंगे किसको। ये स्ट्रीट लाइट आखिर है किसकी, और उसको चेंज कौन करता है। जैसे टूट गई, खराब हो गई, तो इसको ठीक कौन करता है। तो वो जो बच्चे हैं, वो ये सभी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आने लगते हैं। अब जहां वो लोग खेल रहे थे, वहां से रेहाना का घर जो था वो सबसे पास था, तो वो लोग दौड़े दौड़े गए रेहाना के घर और रेहाना की मम्मी को सारी बात बताई कि भाई क्या हो गया, कि रेहाना से गलती से स्ट्रीट लाइट टूट गई। अब रेहाना की मम्मी कहती है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे होती है, बट हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो लाइट वगैरह को ठीक करने का काम है, चेंज करने का काम है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसके बारे में और भी जानना है तो तुम यास्मीन खाला के पास जाओ। यास्मीन खाला जो है वो अभी अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं, तो वो तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा बता पाएंगी। और फिर वो रेहाना को कहती हैं कि रेहाना जल्दी घर आ जाना, राइट। तो आपके पेरेंट्स भी इसी तरह आपको बोलते होंगे। अब रेहाना के घर से निकल के ही वो लोग दौड़े दौड़े गए यास्मीन खाला के घर। अब यास्मीन खाला का जो घर था वो भी सेम ही लाइन में था, और रेहाना की मम्मी और यास्मीन खाला जो थे वो गुड फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो बच्चे दौड़े दौड़े गए खाला के घर। अब जैसे ही खाला ने गेट खोला, वो लोग एक साथ सब कुछ बताने लग गए कि क्या हो गया। ठीक है, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, रेहाना ने जोर से मार दिया बॉल को और स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट गई। और फिर उन लोगों ने पूछा कि अब जो स्ट्रीट लाइट टूट गई है उसके लिए पैसे जमा करके हम दें किसको। अब ऐसा सुन के यास्मीन खाला जो है वो हंसने लगती हैं। वो कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो इसके लिए, बल्कि एक पूरी बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, वही इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। वही स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखती है, कोई खराब हो जाए, टूट जाए तो उसको ठीक करना, रिपेयर करना। गार्बेज कलेक्शन, जो सिटीज में गार्बेज वगैरह होता है उसकी कलेक्शन का ध्यान रखती है। वाटर सप्लाई, कीपिंग स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। तो ये सभी जो काम है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं। तुम किसी एक इंसान को जाके पैसे नहीं दे सकते कि लो भाई पैसे ले लो, स्ट्रीट लाइट टूट गई गलती से। ऐसा नहीं होता, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी चीजों का ध्यान रखती है। अब माला कहती है कि मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा है, उसने जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं लोगों को मलेरिया के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। अब आप यहाँ पे स्टोरी से देखो, सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, ऐसा नहीं कि स्टोरी पढ़ी और बस छोड़ दी। तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम आया, ठीक है, कि अब यहाँ आगे देखो उसके काम बताए गए हैं कि क्या क्या काम वो करती है, किन किन चीजों का वो ध्यान रखती है। ठीक है, तो इन सब स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन और बाकी चीजें जो खाला ने बताई, इन सब चीजों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ध्यान रखती है। और आगे जब माला बता रही है कि ये देखो स्टोरी के थ्रू आपको सारी चीजें समझाई जा रही हैं, तो इसलिए इन चीजों पे काफी अच्छे से ध्यान देना है कि माला क्या बोल रही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जगह जगह साइन बोर्ड लगा रखे हैं ताकि लोगों को वो मलेरिया से अवेयर कर सके। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जैसे सिटी को क्लीन वगैरह रखने का काम करती है, लोगों को ये अवेयर कराने का काम करती है, कोई बीमारी वहां पे फैल रही है तो उस बीमारी को रोकना कैसे है ताकि वो बढ़े ना, तो उन सब चीजों के बारे में भी अवेयर करवाती है लोगों को। फिर यास्मीन खाला माला की बात सुनकर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ये ध्यान रखती है कि उसके अंडर जो सिटी है वहां पे कोई भी जो डिजीज है वो फैल ना जाए। ठीक है, और इसके अलावा वो स्कूल्स वगैरह चलाती है, उनका ध्यान रखती है, हॉस्पिटल्स चलाती है, डिस्पेंसरीज चलाती है, गार्डन्स बनवाती है और उनको मेंटेन भी रखती है। तो इतने सारे काम जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, और सिर्फ यही नहीं करती, और भी काफी कुछ करती है। फिर यास्मीन खाला बताती हैं कि हमारी सिटी जो है पुणे, ये एक बहुत बड़ी सिटी है, इट इज अ बिग सिटी, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो छोटे टाउन्स होते हैं उनमें इसको म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। सो फॉर बिग सिटीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज यूज्ड, and for small towns a word municipal council is used.
सो अगली वीडियो में हम वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो किस तरह काम करता है, ठीक है, इसमें किस किस तरह के लोग होते हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सो अभी तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह रेहाना से एक स्ट्रीट लाइट टूट जाती है और उसके टूटने के बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि अब इसके ठीक करने के पैसे हम किसे दें। तो फिर वो यास्मीन खाला के पास जाते हैं और यास्मीन खाला जो है उन बच्चों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताती है कि ये सब जो काम है, स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखना, सिटी को क्लीन रखवाना, कोई डिजीज ब्रेकआउट ना हो जाए, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही रखती है। तो अब हम बात करते हैं वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। ये जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही पार्ट है और हम देखेंगे कि वार्ड काउंसलर का क्या काम होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो क्या क्या काम करते हैं। सो रेहाना जो है वो यास्मीन खाला से कहती है कि आई एम क्यूरियस, मुझे ये जानना है कि एक सिटी में जैसे डिसीजंस होते हैं कि पार्क कहाँ बनेगा, तो कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग डिसीजंस कौन लेता है? क्या जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी तो आप लेती थी क्या ऐसे डिसीजंस? तो फिर यास्मीन खाला बताती हैं कि नो रेहाना, नहीं रेहाना, मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी कॉर्पोरेशन के। मेरा जो काम था वो पे स्लिप से डील करना था कि कोई पे स्लिप है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो उन सब चीज़ों से डील करना मेरा काम था। मैं ये सब डिसीजंस नहीं लेती थी। तो सिटीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन सिटीज़ को सही से मेंटेन करने के लिए, काम कर चलाने के लिए। और डिसीजन के साथ साथ उन्हें बहुत सारे काम भी करने होते हैं, सिटी जैसे कि सिटी को क्लीन रखना, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अब जैसे कि रेहाना ने बात की एक पार्क बनाने के डिसीजन को लेकर, तो ऐसे जो डिसीजन है जैसे कि पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे सिटी में, तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो वार्ड काउंसलर्स बनाते हैं। कौन लेते हैं ये सारे डिसीजंस? वार्ड काउंसलर्स। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हु इज दिस वार्ड काउंसलर। सो हमने पंचायती राज वाले चैप्टर में ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, राइट, याद करो। तो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक विलेज को कुछ वार्ड्स में बांट दिया जाता है, कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर एक वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। तो सिटी के केस में भी सेम चीज़ होती है कि एक सिटी को, एक बड़ी सी सिटी है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, राइट, एंड हर एक वार्ड से एक एक मेंबर इलेक्ट होके आता है एंड उसी मेंबर को क्या कहते हैं? इलेक्टेड मेंबर को वी कॉल इट वार्ड काउंसलर, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर कि वार्ड काउंसलर क्या होता है, वार्ड मेंबर क्या होता है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। वार्ड मेंबर जो होता है वो ग्राम सभा वाला मेंबर होता है जो कि विलेज में जो वार्ड से इलेक्ट होकर आता है, और वार्ड काउंसलर जो होता है सी फॉर काउंसिल, ठीक है, तो सी फॉर सिटी, तो इसको याद रखना। तो वार्ड काउंसलर जो है वो सिटी में जो वार्ड्स होते हैं उनसे इलेक्ट होकर आता है। सो जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जो कि पूरी सिटी को अफेक्ट करते हैं, वो डिसीजंस इन ग्रुप ऑफ काउंसलर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि हर एक वार्ड से जो काउंसलर चुन के आया है वो सभी एक मीटिंग में मिलते हैं और वो लोग अलग अलग मुद्दों पर बहस करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं कि क्या काम होना चाहिए, ठीक है। डिसीजंस जैसे कि एक बस स्टैंड है, उसको इम्प्रूव करना है, उसकी हालत जो है वो खस्ता हो रखी है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको इम्प्रूव करवाना है। कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस है, भीड़ भाड़ वाला मार्केट प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा फैल रखा है, तो उसको रेगुलरली साफ़ करवाना है, या फिर कोई नाला वगैरह, कोई ड्रेन है, उसकी क्लीनिंग करवानी है। तो ये सभी जो काम है ये कौन लेता है? ये लोग वार्ड काउंसलर्स जो हैं वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं। So it is these committees for water, garbage collections, street lighting, etc. that decides on the work to be done. तो ये जो कमिटीज़ हैं ये अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग इश्यूज पर बात करती हैं और फिर उनके ऊपर डिसीजंस लेती हैं। तो ये तो बात हो गई कि पूरी सिटी की, जब पूरी सिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो सारे वार्ड काउंसलर जो है वो मिलके बात करते हैं। बट जब एक वार्ड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू जो हो वो एक वार्ड में ही हो, तो उस वार्ड में रहने वाले जो लोग हैं वो उस वार्ड काउंसलर से बात कर सकते हैं, उस वार्ड में जो वार्ड काउंसलर चुन के आया है उससे बात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो लटक रहे हैं, ठीक है। अब डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैं, उनमें से करंट दौड़ता है, तो किसी को भी लग सकते हैं, किसी को भी करंट पकड़ सकता है, ठीक है। तो लोग जो है वो वहाँ के लोकल काउंसलर से बात कर सकते हैं और लोकल काउंसलर जो है वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात करके उस चीज़ को ठीक करवा सकता है। सो अभी तक हमने डिसीजंस की बात की कि जो वार्ड काउंसलर्स हैं वो कमिटीज़ बनाते हैं और वो लोग अलग अलग चीज़ों पर डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन तो लिए जाते हैं बट इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऐसा थोड़ी कि बस डिसीजन ले लिया और काम हो गया, काम को करना भी तो पड़ेगा, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा।
तो ये इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करते हैं? कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो काउंसलर कमिटीज जो है वो डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कौन करता है? कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और जो कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं ये अपॉइंटेड होते हैं एंड काउंसलर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट करती है, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर जॉब लगती है उनकी, वो लोग एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद वो एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनकी जॉब लगती है, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बट काउंसलर्स कैसे होते हैं? वो इलेक्ट होकर आते हैं, वो चुन कर आते हैं, वो इलेक्शंस में लड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज से होते हैं, अलग अलग जो है वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और फिर लोग उनको वोट देते हैं और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वहाँ का वार्ड काउंसलर बन जाएगा। तो काउंसलर्स आर इलेक्टेड एंड दिस कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड। अब रेहाना का जो दिमाग था वो एकदम शांत नहीं था, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए जा रहे थे। तो अब वो खाला से पूछती है कि जो काउंसलर कमिटीज हैं वो डिसीजन तो ले लेती हैं पर वो डिसीजन लेती कैसे हैं? सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड? जो डिसीजंस हैं वो लिए कैसे जाते हैं? तो क्या होता है, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो मिलते हैं, वो मीट करते हैं और फिर वो एक बजट बनाते हैं। अब बजट क्या होता है? जैसे कि आपको पॉकेट मनी मिलती है, मान लो 1000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ। अब इन 1000 रुपीज में से आप ये तो सोचते होंगे ना कि ये तो डिसाइड करते होंगे कि इन 1000 रुपीज में से मान लो मैं 300 रुपीज जो है वो अपने खाने पर उड़ाऊंगा, मतलब स्पेंड करूंगा, ठीक है, कि 300 रुपीज आई विल यूज दीज 300 रुपीज फॉर माई स्नैकिंग, कि कुछ खाने का मन कर गया, चाट पापड़ी, ठीक है, समोसे वगैरह, तो वो सब मैं इन 300 रुपये में से ही खाऊंगा, इससे ज़्यादा स्पेंड जो है मैं नहीं करूंगा अपने खाने पर। और फिर आप सोचते हो कि ठीक है 200 रुपये जो है वो अपनी मैं स्टेशनरी पर लगा दूंगा, जो भी मेरे को कॉपी किताब खरीदने होते हैं, पेन पेंसिल ये सब खरीदना होता है, तो वो मैं 200 रुपये में से कर दूंगा। नाउ यूर लेफ्ट विथ 500 रुपीज। तो आप सोचोगे कि 300 रुपये जो है वो मैं सेव कर लूंगा, कि आगे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई तो 300 रुपये यू विल सेव, एंड बाकी जो 200 रुपये हैं उनका आप कुछ और कर लोगे। मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए आप गिफ्ट वगैरह खरीदोगे, या फिर आप बहुत सारे बच्चे राखी के लिए गिफ्ट पैसे बचाते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं। तो इस तरह आप पूरा जो है बजट बनाते हो कि मेरे पास इतना रुपया है, इतने रुपए हैं मेरे पास, हाउ एम आई गोइंग टू स्पेंड दीज रुपीज। तो आपने इस तरह डिसाइड कर लिया कि इतने रुपए मैं इस पे स्पेंड करूंगा, इतने इतने इतने, और इनसे ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ पर स्पेंड नहीं करूंगा, खाने पर मैं 300 से ज़्यादा नहीं स्पेंड करूंगा। तो आप इस तरह पूरा सोच के चलते हो। तो क्या होता है, सिमिलरली वार्ड काउंसलर जो है वो एक बजट बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि कितना पैसा जो है वो किस जगह पर स्पेंड करना है, कितना पैसा पार्क बनवाने में स्पेंड करना है, कितना पैसा रोड बनवाने में स्पेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें वो बजट बनाते हैं और फिर पैसा जो है वो उस बजट के अकॉर्डिंग ही स्पेंड किया जाता है। सो वार्ड काउंसलर्स जब मिलते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि वो पूरी मीटिंग के सामने अपने अपने वार्ड की जो प्रॉब्लम है वो रख सकें, ठीक है, पूरे काउंसिल के सामने, कि भाई मेरे वार्ड में से ये लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप इस चीज़ पे फोकस करो कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। तो यास्मीन खाला इस तरह बताती है कि किस तरह ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अभी हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट के बारे में बात की कि जो पैसा है वो किस तरह स्पेंड किया जाएगा वो ये लोग डिसाइड करते हैं। बट जैसे आपके पास जो 1000 रुपीज थे वो कहाँ से आते हैं? आपके पेरेंट्स से। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी जो अमाउंट आता है वो आता कहाँ से है? वो ये तो डिसाइड कर रही है कि हम इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे, बट जो पैसा वो खर्च करने वाली है वो आएगा कहाँ से? सो लेट्स सी हाउ डज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। सो जाहिर सी बात है कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, वो स्ट्रीट लाइट वगैरह देखता है, रोड्स का ध्यान रखती है, उसके बाद सिटीज़ को क्लीन करवाने का ध्यान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रखता है, तो इतने सारे काम करते हैं तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत तो होगी, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपने ये जो फंड है वो अलग अलग तरीके से कलेक्ट करता है। सो मेन जो सोर्स है वो है टैक्स। टैक्स क्या होता है? वो एक सम होता है जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, किस लिए? जो भी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है उसके लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट हमें इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट हमारे लिए अगेन स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवा रही है, रोड्स बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, तो ये सारे काम जो हैं वो बिना पैसे के तो होंगे नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सभी काम हमारे लिए हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग इनको यूज़ करने वाले हैं, तो हम गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे देते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है ये सारी सर्विसेज को हमारे लिए अवेलेबल करा सके। तो उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं? टैक्स, जो कि हम गवर्नमेंट को देते हैं इन सभी सर्विसेज को अवेलेबल कराने के लिए। तो जिन लोगों के पास घर होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा जो वाटर होता है, ऐसी सर्विसेज पे भी टैक्स लगाया जाता है कि हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर यूज़ करने पे भी टैक्स होगा।
और जितना बड़ा घर होगा उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट सिर्फ प्रॉपर्टी जो टैक्स है वही नहीं होता है, इसके अलावा भी काफ़ी तरीके से टैक्स लगाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे कि एजुकेशन पर टैक्स होता है, इसके अलावा दूसरी जो अम्यूनिटीज फैसिलिटीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराता है उसके लिए भी वो टैक्स लेता है। अगर आपका कोई होटल है एंड कोई शॉप वगैरह है उस एरिया में, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल चार्ज अ टैक्स फ्रॉम यू। और अगली बार अगर आप मूवी देखने जाते हो तो अपनी टिकट पे ध्यान से देखना कि आपके मूवी देखने के लिए भी टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह ज़्यादा देते हैं, और जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो जनरल टैक्सेस ज़्यादा देती है। ठीक है, बाकी जैसे अमीर लोग हो गए तो वो तो उनका ज़्यादा क्या देंगे वो लोग, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। ठीक है, बाकी सब लोगों को जनरल टैक्सेस तो देने ही पड़ते हैं। ठीक है, जैसे वाटर वगैरह फैसिलिटीज हो गई, तो इन सब चीज़ों पे टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपना पैसा इकट्ठा करती है हम सबको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। तो चलो अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो यास्मीन खाला को जो है वो बड़ा मजा आ रहा था बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर देने में, क्योंकि आज तक उनसे उनके काम के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। तो जब बच्चे उनसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो उनको बड़ा मजा आ रहा था, वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को वापस से रिलीव कर पा रही थी। अब शंकर के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है। वो कहता है कि सिटी जो है वो तो बहुत बड़ी है, तो इस सिटी में इतने सारे काम करवाने के लिए बहुत सारे लोग भी लगते होंगे, तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर हैं? तो यास्मीन खाला बताती हैं कि हाँ बिल्कुल, अब इतना सारा काम होता है तो इस सब काम को करने के लिए वर्कर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। और इस काम को अच्छे से करने के लिए क्या किया हुआ है कि जो भी सिटी में वर्क होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक वाटर डिपार्टमेंट है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वाटर डिपार्टमेंट जो है वो किस चीज़ के बारे में ध्यान रखेगा, सिटी में वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो उन सब चीज़ों से डील करेगा वाटर डिपार्टमेंट। द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स। तो इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ताकि एक काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। फिर यास्मीन खाला बताती हैं कि मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट का काम करती थी। ठीक है, तो यास्मीन खाला का जो काम था वो अकाउंट्स को देखना था, पर वो किस उसमें देखती थी, किस डिपार्टमेंट में वो काम करती थी, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। और फिर ये बात बताते हुए यास्मीन खाला ने बच्चों को और कबाब्स जो है वो खाने के लिए दिए। जहांगीर जो है वो जल्दी जल्दी सारे कबाब खा के फिर यास्मीन खाला से पूछता है कि इतना सारा कचरा होता है सिटी में, तो जो कचरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करती है वो आखिरकार जाता कहाँ है? हमारे घर से तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो है वो ले जाते हैं कचरा, बट वो कहाँ पे फेंकते हैं इस कचरे को? वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू? ये जाता कहाँ है? फिर यास्मीन खाला कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सो यूजुअली गार्बेज इधर उधर पड़ा मिलता है स्ट्रीट्स पे, बट पहले क्या होता था कि जो पूरी स्ट्रीट्स हैं वो गार्बेज से भरी भरी रहती थी। कि आजकल क्या होता है कि थोड़ा बहुत कचरा इधर उधर मिलेगा। यास्मीन खाला बोलती हैं कि पहले क्या होता था, पहले तो पूरी गलियों में सिर्फ कचरा ही कचरा रहता था, और फिर वो क्योंकि वो कचरा कलेक्ट नहीं हो पाता था तो इस वजह से जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, तो रैट होते हैं, फ्लाइज होती हैं, तो ये सभी जानवर जो है वो उस कचरे पर मंडराते थे, और अगर कचरा इकट्ठा हो रहा है तो बहुत स्मेल भी आएगी। तो ये सभी चीज़ों की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी कि जैसे रैट्स वगैरह हैं, पहले वो कचड़े में घूम रहे हैं, फिर हो सकता है वो लोगों के घर में चले जाएं, फिर वो खाना वाना खाएं, तो उस वजह से बैक्टीरियाज फैलेंगे। फ्लाइज जो है वो पहले कचड़े में बैठेंगी, तो फ्लाइज जो है उनके पैरों में कुछ ना कुछ जहाँ पे भी वो बैठती हैं, तो जो भी कचरे वगैरह पर बैठ रही हैं तो उसका कुछ हिस्सा उसके पैरों में भी आ जाता है। तो फिर मान लो कोई पहले मक्खी उड़ती उड़ती कचरे में बैठी, फिर वहीं से जाके वो आपके किसी खाने वगैरह पे बैठ रही है, तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गए, तो उसकी वजह से आप बीमार हो गए कि नहीं। तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी लोगों को, और बहुत से लोग बीमार भी हो जाते थे स्मेल की वजह से और ये सभी जानवरों की वजह से। और एक ऐसा पॉइंट भी था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, कचरा जो है वो इतना इकट्ठा हो चुका था कि बच्चों ने अब गली में क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर लगता था कि वो अगर बच्चों को स्ट्रीट पे खेलने के लिए भेजेंगे तो अगर खेलेंगे तो ज़्यादा देर तक वहाँ रुकेंगे, और ज़्यादा देर तक वहाँ रुकेंगे तो वो स्मेल वगैरह की वजह से या फिर और भी ये फ्लाइज वगैरह की वजह से बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया था, कम से कम लोग बाहर जाते थे। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट और देखेंगे कि किस तरह ये जो सिटी में गार्बेज की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई। अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि यास्मीन खाला ने बच्चों को वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में बताया कि उनका क्या क्या काम होता है। जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और उनका काम जो होता है वो डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजंस लेते हैं।
एंड जो कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह जहांगीर यास्मीन खाला से पूछता है कि ये जो कचरा है वो जाता कहाँ है। फिर यास्मीन खाला कहती हैं कि इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जितनी क्लीन आज तुम्हें स्ट्रीट्स दिख रही हैं ये पहले नहीं हुआ करती थी। एक ऐसा टाइम था कि जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कचरा ही कचरा था और बच्चों ने बाहर खेलना भी बंद कर दिया था, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया था और लोगों में बीमारियां फैल रही थी। अब इस सेक्शन में कम्युनिटी प्रोटेस्ट में हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम थी गार्बेज कलेक्शन की वो किस तरह सॉल्व हुई। यास्मीन खाला बताती हैं कि जो वुमेन थी लोकेलिटी की वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, वो अनहैप्पी थी पूरी सिचुएशन को देखकर कि बच्चे खेल नहीं पाते, चारों तरफ कचरा ही कचरा है, स्मेल आती है, बीमारियां फैल रही हैं। तो पूरी सिचुएशन से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वो लोग यास्मीन खाला के पास आए एडवाइस लेने के लिए कि भाई क्या करना चाहिए आगे। यास्मीन खाला कहती हैं कि मैंने उनको बोला कि मैं कुछ ऑफिसर से बात कर सकती हूँ अपने डिपार्टमेंट में, बट मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लेगा, मतलब कि कितने टाइम में वो ऑफिसर से बात कर पाएंगे, फिर उनका कोई रिप्लाई वगैरह आ पाएगा, तो ये जो पूरा प्रोसेस है बात करने का वो कितना टाइम लेगा, यास्मीन खाला को नहीं पता था। तो फिर एक गंगा बाई थी उनकी लोकेलिटी में, एक वुमेन, तो उन्होंने कहा कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए। भाई उनको हम ही ने तो चुना है, उनका काम क्या है, हमारी प्रॉब्लम सुनना, समस्याओं का समाधान करना। तो फिर अपनी समस्या को लेकर हम वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे और उसके घर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। गंगाबाई ने कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन को गैदर्ड किया, सबको इकट्ठा किया और वो लोग चले गए वार्ड काउंसलर के घर और उसके घर के आगे जाके प्रोटेस्ट करने लगे, नारे लगाने लग गए। तो फिर ये सब देख के वार्ड काउंसलर जो है वो बाहर आया और उन्होंने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो फिर गंगाबाई ने सारी सिचुएशन बताई कि किस तरह उनके लोकेलिटी में सिर्फ कचरा ही कचरा हो रखा है, नो वन कलेक्ट दैट गार्बेज। फिर वार्ड काउंसलर ने उनको प्रॉमिस किया कि अगले दिन हम कमिश्नर से मिलने जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा गंगाबाई को कि एक काम करो, तुम एक पिटीशन लिखो जिसमें अपनी प्रॉब्लम बताओ कि किस तरह जो गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा है तुम्हारी लोकेलिटी में, और उस पिटीशन को सभी अडल्ट से साइन करवाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि सैनिटेशन इंजीनियर को भी हम अपने साथ ले चलेंगे कमिश्नर के पास, ताकि वो पूरी सिचुएशन को और बेटर तरीके से बता पाए कि कितनी बुरी हालत हो रखी है। फिर यास्मीन खाला बताती हैं कि उस शाम को सारे बच्चे एक घर से दूसरे घर में बस घूमे जा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वो साइन ले सके पिटीशन पर। फिर अगली मॉर्निंग क्या होता है कि वार्ड काउंसलर, वुमेन और जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाते हैं, वो कमिश्नर से मिलते हैं। और जब इन लोगों ने कमिश्नर से बात की तो कमिश्नर जो है वो तरह तरह के बहाने बनाने लग गया, कहता कि हमारे पास इनफ ट्रक ही नहीं है कि हम कचरा ले जा पाए। पर गंगाबाई तो स्मार्ट थी, तो गंगाबाई ने क्या रिप्लाई दिया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। वो कहते कि पर हाँ तुम्हारे पास इतने ट्रक तो हैं कि तुम अमीर जो लोकेलिटीज है वहां से कचरा उठा पाओ, तुम्हारे पास इतने ट्रक नहीं है कि हमारी लोकेलिटी से कचरा उठा पाओ। तो मतलब वो कह रही है कि तुम पार्शियलिटी कर रहे हो, हमारी लोकेलिटी में तुम नहीं उठा रहे हो और जबकि जो रिच लोकेलिटीज हैं वहां से तो तुम्हारे पास इनफ ट्रक है उठाने के लिए। तो वो कह रहे हैं बहाना बनाना बंद करो। फिर जहांगीर कहता है कि दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, कि मतलब गंगाबाई के इस रिप्लाई के बाद कमिश्नर के पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा बोलने के लिए। फिर यास्मीन खाला बताती कि हाँ बिल्कुल, वो एकदम उसके पास कोई वर्ड नहीं बचा था बोलने के लिए और उसने गंगाबाई को बोला कि वो इसका ध्यान रखेगा, तुरंत इस पे एक्शन लेगा। और गंगाबाई ने उसको धमकाया, एक तरीके से थ्रेटन किया कि अगर ये काम 2 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ ना तो इससे भी ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। फिर रेहाना पूछती है कि क्या फिर 2 दिन के अंदर अंदर सिटी क्लीन हो गई, स्ट्रीट जो है वो क्लीन हो गई। फिर यास्मीन खाला बताती हैं कि देखो काम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, इतनी जल्दी तो होने वाला है नहीं। तो 2 दिन के अंदर अंदर ऑब्वियसली नहीं हुआ। गंगाबाई को और भी लार्जर ग्रुप में लोगों को वहां पे जाना पड़ा और प्रोटेस्ट करना पड़ा। बट उस लार्जर प्रोटेस्ट के बाद जो है ये जो सैनिटेशन का काम था लोकेलिटी में वो और रेगुलर हो गया, फिर वो लोग रेगुलरली उसको करने लग गए, कचरा वगैरह उठाने लग गए। फिर माला कहते हैं कि वाओ ये पूरी स्टोरी तो एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही है, कि मतलब जिसमें सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गई। अब यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, ये इसे देख लेते हैं, व्हाट हैज चेंज सिंस खाला रिटायर्ड। तो हमने देखा कि यास्मीन खाला जो है वो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हो चुकी हैं। अब उनके रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं एंड उस चेंज के बारे में खाला ने तो बच्चों को नहीं बताया, बट आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या चेंज आया है। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect the and process garbage. अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो काम है ये लगभग पूरे देश में होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर्स होते हैं
वो क्या करते हैं कि पैसे को बचाने के लिए ये जो गार्बेज कलेक्शन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं। वो कहते हैं वो प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ये कचरा उठाने वाला काम। बट ओरिजिनली ये काम किसका था, मतलब पहले ये काम कौन करता था, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही कर देते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स को हायर करती थी, तो उस तरीके से ये काम जो है वो पहले गवर्नमेंट करती थी। बट अब क्या किया, अब कमिश्नर जो है ये काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनी। कि जिस काम को पहले गवर्नमेंट वर्कर्स के द्वारा किया जाता था, अब वही काम कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी जिन वर्कर्स को हायर करती है उनको बहुत ही कम पे करती है। तो देखो कितनी पार्शियलिटी हो रही है अब उनके साथ। अब प्राइवेट कंपनी अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तो गवर्नमेंट से ले लेती है, बट अपने वर्कर्स को वो बहुत कम देती है, और उन वर्कर्स की जॉब जो है वो भी टेम्पररी है। और ये जो गार्बेज कलेक्शन का काम है ना, ये इतना आसान काम नहीं है, इट इज अ वेरी डेंजरस जॉब। मतलब तुम्हें बीमारियां हो सकती हैं, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े जानवर कुछ भी तो हो सकता है ना, अगर साफ करे कचरा वगैरह साफ करना है। और क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये अपने वर्कर्स को पूरी सेफ्टी भी प्रोवाइड नहीं करते, जैसे ग्लव्स वगैरह हो गया या फिर और कुछ की मान लो कोई इंजरी वगैरह उन्हें हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो भी प्राइवेट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई मतलब नहीं रखती। तो इसलिए जो प्राइवेट कंपनी के वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। और जबकि अगर यही काम गवर्नमेंट वर्कर्स करते तो उनको सेफ्टी मेजर्स भी प्रोवाइड करते, उनको उनकी जॉब जो है वो टेम्परेरी भी नहीं होती। बट जब ये काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है तो जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी तो पूरा पैसा ले लेती है गवर्नमेंट से, बट वो आगे वर्कर्स को पूरा नहीं देती है। Now let's get back to our story. The children enjoyed hearing गंगाबाई story immensely. तो बच्चों को गंगाबाई की स्टोरी सुनने में बहुत मजा आया। तो पहले उन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि किस तरह लोकेलिटी में जितने लोग हैं वो गंगाबाई की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से बात करते हैं। और अब जाके उन्हें समझ आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गंगाबाई ने एक तरह से जो प्रोटेस्ट है उसको लीड किया था, और गंगाबाई की वजह से ही उनकी सिटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाई। फिर पूरी स्टोरी सुन के बच्चे उठते हैं, खड़े होते हैं, और फिर खाला को थैंक्स कहते हैं और चलने लगते हैं। बट तभी रेहाना को फिर से एक क्वेश्चन आता है, ओह आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, द टू डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया। कि रेहाना के घर में क्या होता है, उनके लोकेलिटी में दो डस्टबिन होते हैं, तो वही रेहाना पूछ रही है कि क्या ये जो दो डस्टबिन वाला सिस्टम है क्या ये भी गंगाबाई ने बोला था, क्या यही उनका ही आइडिया था। तो खाला हंसते हुए कहते हैं कि नो, ये जो आइडिया था वो खाला का वो गंगाबाई का नहीं था, ये जो आइडिया है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही सजेस्ट किया था, और इसकी वजह से हम अपने स्ट्रीट्स को और क्लीन करने में हेल्प करते हैं। क्या होता है कि जब हम अपने ही गार्बेज को सॉर्ट कर देते हैं, हम ही सॉर्ट कर देते हैं, तो इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम जो है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि गीला कचरा सूखा कचरा इनको अलग अलग रखना चाहिए, तो वही चीज है कि ये जो सॉर्टिंग का काम है ये अगर हम ही कर दें तो उनके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब बच्चे जो है वो खाला को धन्यवाद कहते हैं, उनका थैंक करते हैं, और उसके बाद वो घर चलने लगते हैं। अब जब वो स्ट्रीट से जा रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि थोड़ा आज अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। फिर वो ऊपर देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट है वो तो टूटी हुई है। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, और फिर से वापस से खाला के घर पहुंच जाते हैं, जाने लगते हैं। तो हो सकता है उनको अब नया क्वेश्चन आया हो कि उन्होंने ये तो बात पूरी क्लियर नहीं हुई कि पैसे देने किसको हैं, या कुछ भी है, बच्चे थे उनके मन में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वो फिर से खाला के घर जाने लगे। तो आपकी स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। सो यहाँ पे सूरत की स्टोरी दी हुई है कि सूरत में क्या हुआ था, 1994 में एक प्लेग आया था। प्लेग क्या होता है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि बहुत तेजी से फैलती है और वो लोगों की जान भी ले लेती है। तो क्या था, उस टाइम तक सूरत जो है वो इंडिया की सबसे गंदी सिटीज में से एक था। तो सूरत में जितने भी हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट ये सब होते थे, ये क्या करते थे, अपना अपना गार्बेज है अपने नियरेस्ट ड्रेन में, जो भी नाली वगैरह होती है वहां पे, या फिर स्ट्रीट पे डंप कर देते थे, डाल देते जाके। और इसकी वजह से क्या होता था कि जो स्वीपर्स वगैरह होते थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी पूरे गार्बेज को कलेक्ट करने में और उनको सही जगह पे ट्रांसफर करने में, उनको बड़ी दिक्कत आती थी। और इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी वो उतने रेगुलरली कचरा कलेक्ट भी नहीं करती थी जितना रेगुलरली उसको करना चाहिए था, और इस वजह से सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। प्लेग बहुत ही तेजी से स्प्रेड होने लग गया, वो हवा के थ्रू लोगों में फैल रहा था, एंड जिन लोगों को ये डिजीज हो रही थी उनको आइसोलेट होना पड़ा। तो यू कैन
connect the situation of सूरत with this current situation of कोरोना, कि यहाँ पे भी लोगों को मास्क वगैरह लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हवा के थ्रू भी लोगों को फैल सकता है, और जिन लोगों को हो रहा है उन्हें आइसोलेट रहना पड़ रहा है, तो कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कुछ ऐसे ही दिक्कत सूरत के लोगों को सहनी पड़ी थी 1994 के टाइम। तो जितने भी लोगों को प्लेग हुआ था उनको आइसोलेट रहना पड़ा था, और बहुत से लोगों की जानें भी चली गई, और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सिटी को खाली कर दिया, सिटी को वो लोग छोड़कर चले गए। और इस प्लेग के डर की वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने कंप्लीटली क्लीन कर दिया सिटी को। मतलब कि जब तक कुछ बुरा होगा नहीं तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पहले ही इस चीज को सोच लेते कि अगर कचरा डंप हो रहा है तो बीमारियां फैल सकती हैं, तो उससे पहले ही बीमारी फैलती नहीं, पहले कचरा वगैरह साफ कर देते। बट नहीं, इनको तो पहले बीमारी करनी है, उसके बाद ही सब कुछ एक्शन लेंगे। बट चलो, एटलीस्ट क्लीन तो हुआ। एंड उसके बाद सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया, और उसके बाद इन लोगों ने सबक लिया, और सूरत जो है उसके बाद से वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज में से अब बना हुआ है। So with this story of Surat, we come to the end of our chapter number 7 of class 6 civics. I hope you like this video. You got to learn a lot of things about urban administration, about what councillors, how they get elected, what are commissioners and administrative staff, what are their work, how the problems of a locality are put forward, and difference between municipal corporation and municipal council. So things like that. So if you like this video, please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update, and please share it with your friends. So we will meet in the next video. Till then, keep working hard, take care of yourself and your family, keep studying. So bye bye and take care.